गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमें इस वीडियो में यह देखना है महादेवी वर्मा का राजेंद्र बाबू से निकट संपर्क सन 1937 में आया, जब राजेंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। उसी समय महादेवी ने प्रयाग में प्रथम महिला विद्यापीठ के शिलान्यास के लिए राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया और उस समय उनको यह ज्ञात हुआ कि राजेंद्र बाबू का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है और इस संयुक्त परिवार में उनको 15-16 पौत्रियां हैं, बेटे की बेटियां, जिनको हम नातिन कहते हैं। वह 15-16 है, लेकिन किसी वजह से उनके उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि महादेवी वर्मा उनको छात्रावास में संरक्षण दे तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इस तरह से महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू के परिवार की 15-16 पौत्रियों को अपने छात्रावास में उच्च शिक्षा के लिए पूरा योगदान दिया। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से उनकी पौत्रियां उनके छात्रावास में आकर शिक्षा प्राप्त करने लगी। तो यहाँ राजेंद्र बाबू दादा और उनकी पत्नी दादी के रूप में यहाँ आती थी और अपने पौत्रियों के साथ वह अपना विचार विनिमय करते थे। उस समय महादेवी वर्मा ने यह कहा कि उनके पत्नी के संपर्क में आने का अवसर मिला। उनके पत्नी के बारे में महादेवी यह कहती है कि वो सच्चे अर्थ से धरती की पुत्री है। बहुत ही सरल, बहुत ही सादगीपूर्ण उनका व्यवहार था। वह दया की, ममता की मूर्त थी, क्षमामयी थी और कई सूत्रों की वह सूत्रधारिणी थी। इस तरीके से पति के कदमों में कदम मिलाकर चलना, उनके कर्मयोग में सहायता करना आदि गुण महादेवी वर्मा को उनकी पत्नी में नजर आए। राजेंद्र बाबू की पत्नी ने बालिका वधू के रूप में उनके घर में पदार्पण किया था। राजेंद्र बाबू का परिवार यह सम्राट जमींदार का परिवार था, सम्मानित जमींदार का परिवार था। उनके घर की यह परंपरा थी, यह रिवाज था कि वहां घूंघट प्रथा थी और आने वाले वधू को, नए दुल्हन को घूंघट में घंटों बैठे रहना पड़ता था। तो उसी का पालन राजेंद्र बाबू के पत्नी ने भी किया। वह भी एक आसन पर घंटों घूंघट काढ़े बैठे रहती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी इस तरह से झुक गई कि युवती होने के बावजूद भी वह सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। इस उदाहरण से महादेवी वर्मा ने यह बताया हुआ है कि उनकी पत्नी यह बहुत ही संस्कारशील, बहुत ही सहनशील और सरल स्वभाव की थी। बालिकाओं के बारे में राजेंद्र बाबू से जब बात होती थी तो वह यह कहते थे कि उन लड़कियों को संयम और सादगी सिखाइए। संयम और सादगी उनकी सामान्य लड़कियों की तरह चाहिए। इस तरह के स्पष्ट निर्देश राजेंद्र बाबू ने महादेवी को दिए थे। उनकी पौत्रियां खादी के वस्त्र पहनती थी, स्वयं कपड़े धोती थी, छात्रावास में झाड़ू लगाना, कमरे की साफ सफाई करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये उनके अध्ययन का एक भाग था। और स्पष्ट निर्देश के अनुसार वह पौत्रियां भी उस छात्रावास में रह रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो सैनिक थे, वो अक्सर जेल में जाया करते थे। जेल में उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके परिवार की जो पत्नियां, उनकी बहन, उनकी जो बहनें थी, उनकी जो बेटियां थी, वह छात्रावास में आकर विद्यार्जन किया करती थी, विद्या लेने का कार्य किया करती थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद उन्हीं सैनिकों में की जो लड़कियां थी, उनकी जो बहनें थी, देश सेवा कार्य में लगे हुए जो लोग थे, उनके परिवार के जो लोग थे, वह देश आजाद होने के बाद कुछ लड़कियां दिल्ली चली गई तो कुछ लड़कियों ने अंग्रेजी विद्यालयों में अपना प्रवेश लिया। इसमें से
सिर्फ राजेंद्र बाबू ये अपवाद थे। अब यहाँ महादेवी वर्मा को उनके पौत्रियों की चिंता होने लगी। तो जब राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति बने तब उन्होंने महादेवी वर्मा को उनके पौत्रियों के संबंध में कहा कि महादेवी बहन, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, दिल्ली मेरी नहीं है, मेरे पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए इस बात की आप चिंता करो, और वे जैसे रहती है उन्हें वैसे ही रहना चाहिए। उनको आप कर्तव्यनिष्ठ बनाइए, उनको आप कर्मनिष्ठ बनाइए, क्योंकि विलासिता यह जीवन नहीं है, कर्मनिष्ठता यही जीवन है। यही पाठ आप अपने संरक्षण में पौत्रियों को दीजिए। इस तरह के स्पष्ट निर्देश महादेवी वर्मा को राजेंद्र बाबू ने दिए थे। अब महादेवी यह कहते कि जिस तरह से राजेंद्र बाबू में कोई परिवर्तन राष्ट्रपति होने के बाद नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से कोई भी परिवर्तन उनके पत्नी के सादगी में, सरलता में नहीं हुआ। जब वो राष्ट्रपति भवन में जब वो पहुंचे तो उनकी पत्नी राष्ट्रपति भवन में तब ही गई जब उनके कमरे से संलग्न उनका रसोई घर नहीं बना, तब तक वे नहीं गई। जब वो कमरा बन गया तब वे वहां गई और वो स्वयं खाना बनाती थी। पति को, परिजनों को खिलाने के बाद खुद अन्न ग्रहण करती थी। मतलब एक सामान्य गृहिणी की तरह वो राष्ट्रपति भवन में रहती थी। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा ने राष्ट्रपति भवन का एक किस्सा यहाँ बताया है। वह यह कह रही है कि अगर ये बात मैं नहीं बताऊंगी तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। पौत्रियों की दादी ने महादेवी वर्मा को एक खास निमंत्रण दिल्ली आने का दिया और उन्होंने कहा कि जब भी आप प्रयाग से दिल्ली आएंगे तब मेरे लिए सरकंडे के बने 1 दर्जन सूप लेकर आना। उनका कहना था कि जो सरकंडे से बने हुए सूप है वह अनाज फटकने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और उन्होंने खास आग्रह किया कि जब भी आप आएंगी तब वह सूप 1 दर्जन सूप मेरे लिए जरूर लेती आना, क्योंकि यहाँ उस तरह के प्रयाग से सूप लाने वाला कोई नहीं मिलता। अब प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे में महादेवी वर्मा जब 1 दर्जन सूप लेकर सवार हुई तो वहां के प्रथम श्रेणी के डिब्बे की जो स्थिति थी वो बड़ी विचित्र थी। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उससे भी विचित्र स्थिति जब हुई जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंची। बड़ी सी कार जब उनको रेलवे स्टेशन पर लेने आई और उस बड़ी सी कार के ऊपर जब वो 1 दर्जन सूप लादे गए और वो विशाल जो कार है वह जब राष्ट्रपति भवन के गेट से गुजरती हुई निकल रही थी, उस समय वहां के जितने भी द्वार पर सलाम ठोकने वाले जो सिपाही थे उनकी आंखें आश्चर्यचकित हो गई। वो बड़े अचंभित हो गए क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान इस तरह का उपहार लेकर न कभी देखा न कभी उनके देखने में आया। इस तरह से वो आश्चर्य में पड़ गए और वहां उस राष्ट्रपति भवन की जो तत्कालीन स्वामिनी थी उन्होंने महादेवी को अंक में भर लिया। अंक में भर लेना, बाहों में भर लेना, गले लगाना, बाहों में भर लेना। वहां की स्वामिनी ने महादेवी को अपने बाहों में भर लिया, गले लगा लिया। अब जिस दिन महादेवी वर्मा राष्ट्रपति भवन पहुंची उस दिन राजेंद्र बाबू और उनके पत्नी का निरंतर उपवास था और संयोग से महादेवी उसी दिन पहुंची तो उनके मन में एक जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि महादेवी क्या पसंद करेंगी, उपवास रहना पसंद करेंगी या भोजन पसंद करेंगी। तो महादेवी यह बताती है कि एक आतिथेय के सम्मान के लिए मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी आज निरंतर रहूंगी। तो जब हम उपवास रहते हैं तब हमारी एक कल्पना रहती है, एक स्वाभाविक कल्पना रहती है कि जब कोई अभी उपवास रहते हैं तो भोजन की अपेक्षा हमारा जो व्यय है उस पर अधिक होता है और उपवास के दिन हम तरह तरह के फल, मेवा और मिष्टान्न में अधिक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा यह कहती है कि मैं वह संध्या कभी नहीं भूलती, संध्या शाम। महादेवी यह कहती है कि मैं वह संध्या कभी नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति
राजेंद्र बाबू एक साधारण से आसन पर बैठकर शाम के समय उपवास छोड़ रहे थे, वह भी उबले आलू खाकर। और पास में मैं भी बैठकर जब उबले हुए आलू खा रही थी तो मुझे देखकर उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो हंसी किसी बालक के सरल हंसी की तरह थी। तो यहाँ महादेवी वर्मा यह कहती है कि इस तरीके से उनके चेहरे का संतोष, उनके चेहरे का समाधान देखने लायक था। जीवन मूल्यों की परीक्षण करने वाले चोहरी की तरह परखने वाली उनके दृष्टि से ही उनको देश रत्न की उपाधि दी गई। और उनकी सरल उनका स्वभाव, उनका स्वच्छ मन, उसके कारण वह अजात शत्रु बन गए। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है। महादेवी वर्मा अंत में यह कहती है कि मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि क्या वह साँचा टूट गया है जिस साँचे में इस तरह के कठिन कोमल चरित्र का निर्माण होता है। इस तरीके से इस पाठ में महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू के उच्च गुणों का दर्शन कराया है और साथ में यह बताया कि उन्हीं की तरह उनकी पत्नी भी, उनकी सहधर्मी भी उन्हीं की तरह सरल स्वभाव की, निर्मल स्वभाव की थी और दोनों भी देश सेवा से भरे हुए थे। उनका जीवन एक कर्मनिष्ठ था और सारी जिंदगी उन्होंने सादगी से जीवन व्यतीत किया और देश सेवा करने की कोशिश की। इस तरह से अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू के विविध गुणों पर प्रकाश डाला है। इतना कहकर मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ।